गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन। सो बुक वन हमारा कल खत्म हुआ, ब्यूटीफुल चैप्टर ऑन कॉन्शियसनेस। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग बुक टू, चैप्टर 9। ओके, 8 चैप्टर्स बुक वन में थे, बुक टू में, पार्ट टू में चैप्टर 9। Ma'am, this चैप्टर is that AK book. It's just that book only, na? नो, Sage Speaks. नो देर, तुम्ही शेक्सपिक्स आणि शेक्स खूप सारी पुस्तकं आहेत. देर आर मेनी बुक्स. नाही, The Eternal Validity. तेच घेतलंय मी. ओनली वन, ओनली वन. Yeah, या, yeah. येस. There are other books, but this is only one. Like it's a full, complete book. There are no volumes to it. Hmm? ठीक. चैप्टर 9 का शीर्षक है द डेथ एक्सपीरियंस. ऑलराइट, मृत्यु का अनुभव. Good evening, Shet. We will begin part 2, chapter 9, and we will title this the death experience. What happens? Interesting questions हैं हमारे सारे सवालों के जवाब है. We are on page number 116. Ali Janvi. What happens at the point of death? अरे एग्जैक्टली मृत्यु के समय होता क्या? यस ममता, जॉब डन. द क्वेश्चन इज मच मोर इजीली आस्क्ड देन आंसर्ड. आसानी से पूछ लेते हैं कि मृत्यु के टाइम एग्जैक्टली होता क्या है. भाई, सवाल पूछना आसान है, उतना आसान जवाब नहीं है. बेसिकली देर इज नॉट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेथ इन दोज टर्म्स. ये क्षण जिंदा नहीं थे, अब ये क्षण, मतलब जिंदा थे, अब ये क्षण मर गए, ऐसा नहीं होता. सो देर इज नो पॉइंट ऑफ डेथ इन दोज टर्म्स, इवन इन द केस ऑफ सडन एक्सीडेंट. अगर अचानक से अपघात हो गया और मृत्यु हो गई, तब भी कोई एक बिंदु, एक पॉइंट नहीं होता कि मृत्यु उस पॉइंट पे हुआ. I will attempt to give you a practical answer to what you think of as a practical question. However, आपको लगता है ये सवाल आपका प्रैक्टिकल सवाल है, तो मैं प्रैक्टिकल जवाब देने की कोशिश करूंगा. What the question really means to most people is this. जब लोग पूछते हैं ना, what happens at the point of death, मृत्यु के समय होता क्या है, तो एक्चुअली लोग ये पूछ रहे हैं, what will happen when I am not alive in physical terms any longer. लोग पूछ क्या रहे हैं, क्या होगा जब मैं इस शरीर में जीवित नहीं रहूंगी. वॉट विल आई फील, मुझे कैसा महसूस होगा. विल आई स्टिल बी माई सेल्फ, क्या मैं फिर भी मैं रहूंगी. विल द इमोशंस दैट प्रोपल्ड मी इन लाइफ कंटिन्यू टू डू सो. जो भावनाएं जीवित जब मैं थी, वो जो भावनाएं मुझे आगे, आगे ले जा रही थी, क्या वही भावनाएं फिर भी मुझे महसूस होगी मृत्यु के बाद. इफ इज देयर अ हेवन और अ हेल, क्या कोई स्वर्ग और नर्क होता है. विल आई बी ग्रीटेड बाय गॉड्स और डीमंस, एनिमीज और बिलवेड वंस. मृत्यु के बाद मुझे कौन मिलेगा, कोई भगवान या कोई दैत्य, कोई राक्षस या कोई दुश्मन, या मेरे जो भी चाहते हैं बिलवेड वंस है, कौन मुझे मिलेगा वहां पे. मोस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन मीन्स, ये सारे तो सवाल उस एक सवाल में इंक्लूडेड है, लेकिन उससे भी मुख्यतः हम ये पूछ रहे हैं, व्हेन आई एम डेड, विल आई स्टिल बी हु आई एम नाउ, एंड विल आई रिमेम्बर दोज हु आर डियर टू मी नाउ. तो अब भी जो मैं हूं, मृत्यु के बाद वही मैं क्या रहूंगी, और जो मुझे मेरे चाहते हैं, मेरे प्रिय है, वो प्रिय क्या वो मुझे याद रहेंगे कि मैंने किस किस पे प्यार किया, कौन कौन मुझे प्रिय है. तो मेरे जो प्रिय है वो मुझे याद रहेंगे क्या, ये सवाल हम पूछ रहे हैं. I will answer the questions in those terms also then. But before I do so, there are several seemingly impractical considerations concerning the nature of life or death with which we must deal. इन सारे सवालों के आपके जवाब मैं दूंगा. प्रैक्टिकल क्या होता है, लिटरली क्या होता है,
ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले, जिसको शायद आप इम्प्रैक्टिकल मानो, शायद आप थियोरेटिकल मानो, ऐसी मृत्यु और जीवन, जीवन और मृत्यु, इसकी कुछ बातें हैं जो हमें समझनी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस कंसिडर द फैक्ट जस्ट मेंशन्ड। ओके, सबसे पहले जो हकीकत है वो पहले देखते हैं। देर इज नो सेपरेट इंडिविजिबल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डेथ। जीवन से अलग एक मृत्यु का कोई क्षण जो जीवन और मृत्यु को अलग करता है, ऐसा कोई एक बिंदु, एक क्षण, एक लाइन नहीं होती। There is life is a state of becoming, and death is a part of this process of becoming. जीवन यानी कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है। इट इज, लाइफ इज बिकमिंग। तो मृत्यु भी वही प्रोसेस है बिकमिंग की। यू आर अलाइव नाउ, अ कॉन्शियसनेस नोइंग इट सेल्फ, स्पार्कलिंग विथ कॉग्निशन अमिड अ डेब्रिस ऑफ डेड एंड डाइंग सेल्स। ओके, अभी तुम जीवित हो, खुद को जानते हो, तुम जानते हो कि तुम जीवित हो, यानी चैतन्य में हो तुम। सब ग्रहण कर सकते हो, सब समझ सकते हो, कॉग्निशन तुम्हारा बिल्कुल सही है। और लेकिन आप जो जीवित हो, जो मान रहे हो, वो आप मरे हुए पेशियों के बीच में आप हो। असंख्य पेशियां हैं हमारे शरीर में, सेल्स है जो डेड है या डाइंग है, और इसके बीच में तुम्हारा कॉन्शियसनेस है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी जिंदगी है। alive while the atoms and molecules of your body die and are reborn। तो तुम चैतन्य में हो, चेतना में हो, तुम जानते हो कि तुम हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे शरीर में असंख्य अणु परमाणु है कि जो मृत है, मर रहे हैं, फिर नहीं उनकी जगह पे नए आ रहे हैं। सो दैट यू आर डाइंग एंड बीइंग रीबॉर्न, ऑल सेल्स आर डाइंग एंड बीइंग रीबॉर्न। हम सब जानते हैं रेड ब्लड सेल्स 120 डेज इनकी लाइफ होती है। तो आप सोचो, हर दिन हजारों लाखों पेशियां मरती है और हजारों लाखों नई पेशियां उनकी जगह लेती है। वो मृत पेशी हमारे अंदर है, ऑफ कोर्स उसका बाद में वो निकल जाती है, बह जाती है, उसकी पूरा सिस्टम है कि जहां से वो उसका क्या कहते हैं, विघटन होता है, राइट। लेकिन उस सबके, वो डेड सेल्स के बीच में तुम हो, तुम्हारी चेतना है, तुम जानते हो कि तुम हो, तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस बिल्कुल जिंदा है। यू आर अलाइव देयरफॉर इन द मिड्स ऑफ स्मॉल डेथ्स। तो छोटे छोटे असंख्य मृत्यु के बीच में तुम जीवित हो। Portions of your own image crumble away moment by moment and are replaced, and you scarcely give the matter a thought। हर पल, हर क्षण कुछ हिस्सा तुम्हारा खत्म हो जाता है और तुम्हारे ध्यान में भी नहीं आता। तुम उसको कोई ध्यान भी नहीं देते कि हर पल, हर क्षण मेरे कौन कौन से हिस्से कहाँ कहाँ मर रहे हैं और कहाँ कहाँ खत्म हो रहे हैं। ये हम उसको ज्यादा सोचते भी नहीं, उसके बारे में ज्यादा क्या, सोचते ही नहीं उसके बारे में। सो यू आर टू सम एक्सटेंट नाउ अलाइव इन द मिड्स ऑफ डेथ ऑफ योर सेल्फ। तो खुद के ही मृत्यु के बीचों बीच तुम जीवित हो। alive despite and yet because of the multitudinous deaths and rebirths that occur within your body in physical terms। तो शरीर के में असंख्य मृत्यु और जीवन, ये जो हो रहा है, उसके बीच में या शायद उसके वजह से तुम जीवित हो, क्योंकि असंख्य पेशियां मर रही है, नहीं आ रही है, तुम्हारा बॉडी रिपेयर हो रहा है, रीबॉर्न हो रहा है, और इसके बीच में तुम जीवित हो। तो मृत्यु के बीचों बीच तुम्हारा जीवन है। If the cells did not die and were not replenished, the physical image would not continue to exist. So now, in the present as you know it, your consciousness flickers about your ever changing corporeal image। तो अगर ये सारी असंख्य पेशियां मर के
उसकी जगह पे नई पेशियां नहीं आती, तो तुम्हारा ये जो रूप है, ये रूप कंटिन्यू नहीं होता, राइट। सारी मृत पेशियां इकट्ठी हो जाती तो फिर तुम्हारा जो रूप है ये कंटिन्यू नहीं होता, और तुम्हें लगता है कि इस क्षण में मैं चैतन्य मैं हूं, मैं स्थिर हूं। तो नहीं, वो तुम्हारा रूप हर पल बदल रहा है, तुम्हारा कॉर्पोरियल इमेज हर पल बदल रहा है, और कॉन्शियसनेस, चेतना बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही, पूरी तरह से चेतना कभी नहीं बुझती, डिम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर। तो वो कल जो हमने कॉन्शियसनेस के बारे में सीखा, वो in many ways you can compare your consciousness as you know it now to a firefly. For while it seems to you that your consciousness is continuous, this is not so. आप सब जुगनू जानते हो ना? हाँ, काजवे, फायरफ्लाइज, जुगनू की तरह हमारा कॉन्शियसनेस होता है। वो डिम होता है, फिर ब्राइट होता है, फिर डिम होता है, फिर ब्राइट होता है। और आपको लगता है कि आपकी चेतना जो है, आपकी चित शक्ति जो है, ये हर पल वो तेजस्वी ही रहती है। तो वैसा नहीं होता। इट ऑल्सो फ्लिकर्स ऑफ एंड ऑन, दो एज वी मेंशन्ड अर्लियर इट इज नेवरली एक्सटिंग्विश्ड। तो ये बुझती है, जलती है, पर पूरी तरह से कभी नहीं बुझती। इट्स फोकस इज नॉट नियरली एज कॉन्स्टेंट एज यू सपोज, हाउएवर। लेकिन आपको लगता है कि मेरा मेरा कॉन्शियसनेस हर पल, मैं जानती हूं कि मैं हूं, हर पल मुझे अपनी सजगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या हर पल सजग होते हो आप अपनी तरफ? नहीं, हमारा कॉन्शियसनेस कहाँ कहाँ, चित चित हमारा इधर उधर भटकते रहता है। So, you are alive in the midst of your own multitudinous small deaths. So, though you do not realize it, you are often dead, even amid the sparkling life of your own consciousness. तो अपनी ही चेतना के चैतन्य के बीच तुम मृत भी हो, तुम मरे हुए भी हो। You are also experiencing death along with life, because consciousness is not all the time, it is not brightly lit. तो हमारा चैतन्य जो है, हर पल हर क्षण, जब तक सांस लेना शुरू किया और आखिरी का सांस लेंगे, तब तक वो उतना ही तेजस्वी रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। I am using your own terms here. By dead, therefore, I mean completely unfocused in physical reality. मृत्यु का मतलब क्या होता है? जब भौतिकता में तुम नहीं हो। तो तुम्हारा शरीर यहाँ पे हो सकता है, तुम्हारी सांस चल रही हो सकती है, पर तुम यहाँ पे हो ही नहीं। तुम कहीं अवकाश में हो, या पता नहीं कौन से ग्रह पे चले गए हो, या कौन सी रियलिटी में, या कौन से डायमेंशन में तुम चले गए हो। तो उस मतलब से वो बता रहे हैं। नाउ योर कॉन्शियसनेस क्वाइट सिंपली इज नॉट फिजिकली अलाइव, फिजिकली ओरिएंटेड फॉर एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज इट इज फिजिकली अलाइव एंड ओरिएंटेड। तो हर पल हर क्षण, जब तक जीवन है तभी तक तुम्हारी चेतना चैतन्य में नहीं होती, तुम्हारी चित शक्ति प्रज्वलित हर पल नहीं होती। वो कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। दिस में साउंड कंफ्यूजिंग, बट होपफुली वी शैल मेक इट क्लियरर। अगर आपको इसमें कोई शंका है, तो आगे जाके इसकी स्पष्टता मैं दूंगा। देर आर पल्सेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस, दो अगेन यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ देम। तो जैसे कोई पल्स बीट होती है ना, रिदम में होती है ना, एक पल्स इज नॉट रिदमिक, अवर अवर कॉन्शियसनेस इज नॉट रिदमिक, बट उसका जैसे पल्सेशंस होता है, वैसे हर पल तुम्हें पता नहीं होता है। कई बार तुम्हारी चेतना या तुम्हारी चित शक्ति गायब है, वहां से, तुम्हारे शरीर में से गायब है, तुम्हारी भौतिक दुनिया में से गायब है, पर हमें पता भी नहीं चलता। कंसिडर दिस एनोलॉजी, एक उदाहरण मैं देता हूं। फॉर वन इंस्टेंट योर कॉन्शियसनेस इज अलाइव, फोकस्ड इन फिजिकल रियलिटी। नाउ फॉर द नेक्स्ट इंस्टेंट इट इज फोकस्ड समवेयर एल्स एंटायरली, in a different system of reality. It is unalive or dead in your way of thinking. तो अभी तुम सजगता तुम्हारी है,
तुम अपनी सांसें देख रहे हो या अपने शरीर को देख रहे हो या सोच रहे हो कि हाँ मेरी सजगता है, मैं हूं, अगले ही पल शायद तुम किसी और डायमेंशन, कोई और रियलिटी में चले जाओ, तो तुम मृत हो। अभी तुम्हारी सजगता उधर चली गई है, तो तुम मृत्यु में हो या मृत हो। ठीक है। सो द नेक्स्ट इंस्टेंट इट इज अलाइव अगेन, focused in your reality, but you are not aware of the intervening instant of unaliveness। और फिर अगले ही पल फिर से तुम्हें याद आ जाता है, अरे मैं कहाँ चली गई थी, अब मैं फिर से यहाँ पे लौट आती हूँ, शायद किसी दूसरे शतक की दूसरी जगह पर आप चले गए थे, आप अभी वापस लौट आए, तो अब फिर से आप सजगता में हो, तो अब तुम मृत नहीं हो, राइट। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि बीच में तुम मृत थे, तुम जीवित थे, फिर कहीं चले गए, फिर से सजगता में थे, फिर से सजगता में आ गए, बीच में क्या हुआ तुम्हें पता ही नहीं चला। योर सेंस ऑफ कंटिन्यूटी therefore is built up entirely on every other pulsation of consciousness। is that clear to you? वो पूछ रहे हैं। तो तुम्हारी चेतना जो है वो बीच बीच में आती जाती रहती है। अगर हम सिर्फ मैं हूं, हाँ, इस अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अगर इस पे ही हम रहे तो दुनियादारी कब करेंगे, तो बाकी सारे कार्य कब होंगे, राइट। तो ये हर पल हर क्षण हमारा ध्यान हम पे नहीं होता। ठीक है। सो ये बात समझ में आ गई। रिमेंबर दिस इज एन एनोलॉजी, ये मैं एक उदाहरण की तौर पे दे रहा हूं, सो दैट द वर्ड इंस्टेंट शुड नॉट बी टेकन टू लिटरली। ओके, इंस्टेंटली तुम आ गए तो वैसे नहीं लेना। देर इज देन व्हाट वी यू कैन कॉल एन अंडर साइड ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो चित्त है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो चैतन्य है या चेतना है, इसके नीचे एक आधार है जिसको अंडर साइड वो बोल रहे हैं यहाँ पे, अंडर साइड ऑफ कॉन्शियसनेस, हम कहेंगे चित्त भूमि। हमारे यहाँ भी इसके लिए टर्म है। ऑलराइट, हमारी चित्त भूमि, जिस भूमि पर हमारा चित्त कार्यरत है, सो देर हैज टू बी अ ग्राउंड सपोर्ट और अ फाउंडेशन, समथिंग ऑन विच अवर कॉन्शियसनेस मूव्स। हमने इस पर कई बार बात की है। ओके, सो बट एनीवे, नाउ इन द सेम वे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट so that they are dead or inactive within your system than alive or active, but you cannot perceive the instant in which they do not exist। असंख्य पेशी हमारे अंदर के अणु परमाणु मरते हैं, फिर जीवित दूसरे उनकी जगह पे जीवित हो जाते हैं। ये जीना मरना कंटिन्यूअसली चलता है पूरे जीवन भर। ये शरीर जब तक है तब तक ये चलता है। क्या हमें महसूस होता है किस क्षण शरीर में किस हिस्से पे कौन से पेशी मर रहे हैं, उनकी जगह कौन से जीवित हो रहे हैं, हमें कहाँ पता है। नेट हमें इसकी सजगता बिल्कुल नहीं है। Since your bodies and your entire physical universe are composed of atoms and molecules, then I am telling you that the entire structure exists in the same manner। जैसे अणु परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म पेशी या उसके भी सूक्ष्म हिस्से जो है, हम बिल्कुल प्रोटीन बिल्डिंग डीएनए जीन्स तक हम सूक्ष्मता में जा सकते हैं, इनके वजह से तुम्हारा शरीर है, राइट। तो वैसे ही वो कह रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दैट द एंटायर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन द सेम मैनर। तो ये जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी हम हैं, उसी तरह से हमारा अस्तित्व भी है। इट फ्लिकर्स ऑफ एंड ऑन, इन अदर वर्ड्स, एंड इन अ सर्टेन रिदम, एज से द रिदम ऑफ ब्रेथ। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि शायद रिदमिक ना हो, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं सांसें तुम्हारी जिस तरह से चलती है,
तुम्हारी चेतना भी उसी तरह से लयबद्ध, रिदमिकली कभी होती है, कभी नहीं होती। हाँ, हमारी सांसें जब हमने ली तो है, छोड़ी तो नहीं है, फिर हमने ली तो है, फिर छोड़ी तो नहीं है। राइट? तो सांसों का सो देर इज अ बुक बाय जग्गू वासुदेव सदगुरु. इट इज कॉल्ड एज लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ. I remember Jasmine had given me that book as a gift and we had read it in this group. Life and Death in One Breath. काफी अच्छी लिखी है किताब. तो उसी रिदम के साथ हमारा कॉन्शियसनेस भी पल्सेट करता है या फ्लक्चुएट होता है. देर आर ओवरऑल रिदम्स एंड विद इन देम एन infinity ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस, ऑलमोस्ट लाइक कॉस्मिक मेटाबॉलिज्म. ये जैसे ब्रह्मांड किस तरह से चल रहा है, सब चीज, सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब अपनी अपनी जगह है. उसकी भ्रमंती जो हो रही है, उसका घूमना जो हो रहा है, रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ, ये सारी चीजें जैसे हम कहते हैं ना विधि लिखित हो रही है, तो वैसे ही हमारा पूरा सिस्टम भी, हम छोटे छोटे उसमें गतिविधियां हैं और ओवरऑल एक गतिविधि है. तो जब हम लयबद्ध कह रहे हैं तो बड़े सिरे से भी इसका लय होता है और छोटे छोटे अपने लय होते हैं. जैसे चयापचय क्रिया हमारे शरीर की, वैसे ही हमारे चैतन्य की, हमारी कॉन्शियसनेस की भी चयापचय क्रिया होती है. इस ब्रह्मांड की भी चयापचय क्रिया होती है, वो कह रहे हैं. Okay. Um, in these terms, almost like metabolism, huh? In these terms, what you call death is simply the insertion of a long duration of that pulsation of which you are not aware, a long pause in that other dimension, so to speak. अब मृत्यु यानी क्या? मृत्यु यानी ये जो लयबद्ध पल्सेशंस जो चल रहा था, इसमें एक रुकावट आ गई, एक पॉज आ गया, और कुछ समय बाद वो दोबारा शुरू हो जाएगा. अब आप इसको दोनों तरह से ले ले. हाँ, हम इसको दोनों तरह से ले सकते हैं. अभी मैं शरीर में जिंदा हूं, मेरे जीवित शरीर में, मेरे जीवन काल में मेरी चेतना कहीं कहीं चली जाती है, दूसरी रियलिटीज में, दूसरे ख्यालों में या दूसरी दुनिया में. अगर आप इंद्र के बारे में सोच रहे हो तो आप स्वर्ग लोक में हो और वहां पर तुम्हारी चेतना चली गई है. अभी तुम यहाँ पे नहीं हो. सिर्फ ख्याल नहीं जाता, चैतन्य भी जाता है. wherever your thought, wherever your memory, wherever your emotion, your consciousness is with it. So it, on that level also, या तो शरीर मृत हो गया है और कुछ समय के लिए एक पॉज आ गया है, फिर से एक नया शरीर, वो जो चित शक्ति है, वो एक नए शरीर में प्रवेश कर लेगी. तो दोनों तरह से आप ये इस बात को समझ सकते हो. The death, say, of physical tissue is merely a part of the process of life, as you know it in your system, a part of the process of beginning, and from those tissues, as you know, new life will spring. तो पुराने पेशी है, उनका जीवन काल 120 दिन खत्म हो गया, वो मृत हो गए, उनकी जगह पे नए पेशियां आ गई. तुम्हारा चैतन्य कंटिन्यूड है, तुम्हें पता भी नहीं चला कि एक पेशी मर गई, उसकी जगह पे दूसरी आ गई. तुम्हारी चेतना, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, ये कंटिन्यूड रहा है. तो उसी तरह से अम, जीवन का एक हिस्सा है, ऐसा वो कह रहे. इट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ इटसेल्फ. Consciousness, human consciousness, is not dependent upon the tissues, and yet there is no physical matter. Oh, sorry. There is no physical matter that is not brought into being by some portion of consciousness. देखो वो क्या कह रहे हैं. मनुष्य चेतना, हाँ? या मनुष्य का जो चित्त है, कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये शरीर पे आधारित नहीं है कि भाई मेरे स्नायु या पेशी समूह जिसको हम कहते हैं, मेरे टिश्यूज, ये जिंदा है तो चेतना भी है. अगर स्नायु जीवित नहीं है तो चेतना नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता. राइट?
and yet there is no physical matter that is not brought into being by some portion of consciousness. और ये जो बाहर की दुनिया है, ये इसी चेतना से हमने बनाई है। प्रकृति में, दुनिया में कोई चीज, वस्तु ऐसी नहीं है जो हमने नहीं बनाई। हम हमारी कॉन्शियसनेस में जो जो चीजें हैं सब हमने बनाई है। ये बनाने का काम हम कर रहे हैं, फिर भी इस शरीर पर चेतना का होना आधारित नहीं है। इज दिस क्लियर? Our consciousness is not dependent on the tissue, even though it is this very same consciousness which has created the physical world for us. No? That's what he's saying over here. For example, when your individual consciousness has left the body in a way that I will shortly explain, then the simple consciousness of atoms and molecules remain and are not annihilated. अब देखो, तुम्हारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ये जब शरीर छोड़कर निकल जाता है, तुम्हारा चित्त वहां पे नहीं है, वो शरीर को छोड़कर बाहर निकल गया है। ये कैसे होता है अभी समझाता हूं। लेकिन पेशी जो है, हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो है, वो खत्म नहीं हुए। वो अभी उसमें, हमारी भाषा में हम बोले तो अभी उसमें प्राण है। राइट नाउ, in your present situation, you arbitrarily consider yourself to be dependent upon one given physical image. You identify yourself with your body. अब हमारा है क्या? हमारा शरीर है तो हम समझते कि हम हैं। हाँ, किसी के देखो कैसा होता है। कोई जिंदा है, मैं जब तक जिंदा हूं तो हाँ, आरती मेरा नाम लेकर आप मुझे रेफर करोगे। द मिनट माई बॉडी लूजेस कॉन्शियसनेस कंप्लीटली, मतलब मेरे शरीर से प्राण चले गए, आप द बॉडी ही बोलोगे। हाँ, शरीर, वी विल से ओ डेड बॉडी ले आओ, या बॉडी को हम गलती से भी नाम से, पर्सनालिटी से उसे नहीं पुकारेंगे। राइट, सो व्हाट इज सेइंग दैट, तो हमारा इमेज जो है, हमारा पर्सनालिटी जो है, हमारी पहचान जो है, ये हमारे शरीर के वजह से होती है। एज मेंशन्ड अर्लियर, all through your lifetime, portions of that body die, and the body that you have now does not contain one particle of the physical matter that it had, say, 10 days ago, 10 years ago. Your body is completely different now than it was 10 years ago. अब हम ऑलरेडी जानते हैं 7 साल में शरीर का कण कण बदल जाता है, शारीरिक शरीर। ओके, तो जो 10 साल पहले तुम थे, वो अभी तुम नहीं हो। वो शरीर जो 10 साल पहले था, वो अब 10 साल बाद वो शरीर है ही नहीं। द बॉडी दैट यू हैड 10 years ago, माई डियर रीडर्स, इज डेड। तो 7 साल पहले इस शरीर का अंत हो चुका है। यहाँ 10 साल, वो कह रहे 10 साल पहले का तुम्हारा जो शरीर था वो तो मर चुका है। Yet obviously you do not feel that you are dead, and you are quite able to read this book with the eyes that was composed of completely new matter. लेकिन तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि तुम मर गए थे, या तुम मर रहे हो। और उस दिन भी आप जिन आंखों से पढ़ रहे थे, आज भी उन आंखों से पढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारी आंखों का एक एक पेशी, एक एक सेल बदल चुका है। पर वो पढ़ अभी भी उसी आंखों से रहे हो। The pupils, the identical pupils that you have now, did not exist 10 years ago, and yet there seems to be no great gap in your vision. जिस बुबुळा म्हणतो ना आपण, डोळ्याची बुबुळ, आंखों की जो, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो इन हिंदी। तो तुम्हारे प्यूपिल्स जो है, जिससे हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, वो पूरी तरह से मर के उसकी जगह पे दूसरे आ गए। लेकिन क्या तुम्हारे नजर में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। This process, you see, continues so smoothly that you are not aware of it. ये इतनी सहजता से हुआ कि तुम्हें पता ही नहीं चला। The pulses mentioned earlier are so short in duration that your consciousness skips over them merrily
Yet your physical perception cannot seem to bridge the gap when the longer rhythm of pulsation occurs. कितनी सहजता से अगर छोटे छोटे पत्थर तुम्हारी राह में पड़े हो, तुम आराम से कूद कर चले जाते हो, यू विल स्किप ओवर इट। इतनी सहजता से तुम्हारे इस शरीर के पेशियों का मरना, दूसरा उनकी जगह पे आना, इतनी सहजता से तुम उसको पार कर गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। लेकिन थोड़ा लंबा पॉज आ जाता है। हाँ, मृत्यु, शरीर जब हम छोड़ देते हैं तो हमारा पॉज थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हम कहते हैं मृत्यु हो गया। क्योंकि वो गैप जो है इस शरीर और उस शरीर, जो नया शरीर हम धारण करेंगे, उसके बीच का गैप जो है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उतनी आसानी से हम इस शरीर से उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जितनी आसानी से हमारे शरीर के पेशियों का मरना और दूसरा उनकी जगह पे आना, कितनी आसानी से हम उसे पार कर गए। हमारे नजर में फर्क भी नहीं पड़ा, या हमारे किसी चीज में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब लंबा गैप आता है तब उतनी ही आसानी से एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में हम प्रवेश नहीं कर पाते। एंड सो एंड सो दिस इज द टाइम दैट यू परसीव एज डेथ। तो ये वो समय होता है, ये वो पॉज जो है जहां पे तुम्हें मृत्यु का एहसास होता है, जब तुम्हें मैं मर चुकी हूं, ये यहाँ पे तुम्हारे चित्त में तुम्हें पता चलता है। What you want to know, therefore, is what happens when your consciousness is directed away from physical reality and when momentarily it seems to have no image to wear. So, असल में आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या होता है जब मेरी चित शक्ति, मेरी चेतना शरीर से दूर है, या शरीर से निकलकर उसके वो दूसरी तरफ है, और जब वो शरीर से निकल चुकी है तो अब उसके पास कोई मुखवटा, कोई व्यक्तिमत्व, कुछ भी नहीं है। आ रही है बात ध्यान में? बॉडी में पर्सनालिटी है, परसेप्शन है, बॉडी के बाहर निकल जाने के बाद अब कोई इमेज नहीं है, कोई फिजिकल इमेज नहीं है। क्वाइट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, देर इज नो वन आंसर फॉर ईच ऑफ यू इज एन इंडिविजुअल। एक्चुअली मैं सच में बताऊं तो सबके लिए एक जवाब नहीं है, क्योंकि आप हर एक जन एक इंडिविजुअल हो, आप एक अलग अस्तित्व हो, हर एक का अस्तित्व अलग है, और इसलिए एक जवाब नहीं है। पर जनरली स्पीकिंग, ऑफ कोर्स देर इज एन आंसर दैट विल सर्व टू कवर मेन इश्यूज ऑफ दिस एक्सपीरियंस। लेकिन अगर जनरली हम बात करें तो जो मेन सवाल आपने पूछे हैं उसके जवाब दे सकते हैं। बट द काइंड्स ऑफ डेथ्स हैव मच टू डू विद द एक्सपीरियंस दैट कॉन्शियसनेस अंडरगोज। तो मृत्यु के प्रकार, द काइंड्स ऑफ डेथ, तो ये जो मृत्यु किस प्रकार की हुई है, तो उस अनुभव, चित्त का अनुभव या चेतना का अनुभव उस मृत्यु के प्रकार के अनुसार अलग अलग रहेगा। ऑल्सो इन्वॉल्व इज द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। अब ये एक बात हो गई। दूसरा, तुम्हारी चित्त शक्ति, तुम्हारी चेतना कितनी प्रगत है, यानी एकाग्रता में है, निरुद्ध है, जागृत है। हाउ मच ऑफ अवेयरनेस इज देयर इन योर कॉन्शियसनेस, यानी आध्यात्मिक प्रगति हम कह सकते हैं यहाँ पे, कि कितनी तुम्हारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुई है, यानी अपने आप को, अपनी ही चेतना को, अपने ही चैतन्य को तुमने कितना जाना है, कितना पहचाना है, ये भी एक मुद्दा बनता है। Also involved is the development of the consciousness itself and its overall characteristic method of handling experience. अब देखो, बहुत सारे अनुभव होते हैं, कुछ कुछ अनुभव हम एक जैसे, शायद एक जैसे हो गए, हम
हर एक जन का रिएक्शन अलग होता है। यानी जो भी एक्सपीरियंस आता है तुम्हारे जीवन में, उस अनुभव को तुम कैसे हैंडल करते हो, इस पर भी मृत्यु का अनुभव तुम्हारा क्या होगा, कैसे होगा, ये निर्भर है। हम्म? अगर तुम स्वीकार में हो तो जो भी हो रहा है तुम सहज स्वीकार करते हो। अगर तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो तो तुम और या अगर तुम, मैंने जैसे कहा कि धारणा ध्यान तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो तुम्हारा मृत्यु का अनुभव बहुत अलग रहेगा। अगेंस्ट अ सर्वसाधारण व्यक्ति जिसकी मान्यताएं अलग है, जो अलग अलग चीजों को मानता है, शायद जिसकी धार्मिक मान्यताएं कुछ ऐसी है, वगैरह वगैरह, तो इसलिए हर एक का अनुभव अलग रहेगा। The ideas that you have involving the nature of reality will strongly color your experiences, for you will interpret them in the light of your beliefs, even as now you interpret daily life according to your ideas of what is possible and what is not possible. अभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मान्यताएं हैं, कुछ कुछ चीजें तुम मानते हो कि हाँ हो सकता है, कई चीजें तुम मान सकते हो, मानते हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी बिलीफ सिस्टम क्या है, तुम्हारी मान्यताएं कैसी है, उसके हिसाब से भी तुम तो नेचर ऑफ रियलिटी, अस्तित्व, इसको किस नजरिए से देखते हो, ये सब चीजों से तुम्हारे अनुभव पे परिणाम होगा। योर कॉन्शियसनेस में विड्रॉ फ्रॉम योर बॉडी स्लोली और क्विकली अकॉर्डिंग टू मैनी वेरिएबल्स। तो तुम्हारी बिलीफ सिस्टम, तुम्हारी चित्त भूमि, तुम्हारे अनुभव लेने की क्षमता, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति, ये सारी बातों पर निर्भर होता है कि तुम आसानी से चेतना को निकल जाने देते हो या वहां पे लड़ते हो, या चेतना को जाने नहीं देना चाहते। तो जो भी लड़ाई होती है, जो भी तकलीफ होता है, हम उसको तकलीफ कहते हैं, तड़पना होता है, तड़फड़ना होता है, ये होगा या नहीं होगा, ये इन सारी बातों पर निर्भर रहता है। In many cases of senility, for example, the strongly organized portions of personality have already left the body and are meeting the new circumstances. Actually, बुढ़ापे में हमारी चित शक्ति जो है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं ना, अरे वो सठिया गई है, या बुढ़ापा आ गया है, अब उसको कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली ऐसे व्यक्तियों में ऑलरेडी उनकी चेतना ज्यादातर बाहर रहती है, या नई जीवन की तरफ जा रही है, या नई दिशा ले चुकी है। हाँ, सो नए परिस्थितियों की प्लानिंग में ऑलरेडी वो चली गई है। The fear of death itself can cause such a psychological panic that, out of a sense of self preservation and defense, you lower your consciousness so that you are in a state of coma and you may take time to recover. अब कभी कभी मृत्यु का भय इतना भयंकर होता है। हाँ, और हम सब अभिनिवेश जानते हैं, पतंजलि ने दी हुई एक वृत्ति कि अभिनिवेश जो है, ये मतलब भले भले को पता नहीं है कि मृत्यु के समय पे वो कितना डरने वाला है। राइट? तो ये जो मृत्यु का डर है, वो इतना भयंकर होता है कि शरीर छूट ना जाए, और खुद को बचाने के लिए वो कॉमा में चले जाता है, होश को छोड़ देता है, ताकि शरीर मरना नहीं चाहिए, शरीर जीवित रहना चाहिए। ओके। एंड फिर तुम्हारी चेतना को शरीर के अंदर वापस आने के लिए समय लगेगा। हाँ, महीने भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, कभी कभी साल भी लग जाते हैं, कई साल भी लग जाते हैं। ठीक है। अब देखो, a belief in hellfires can cause you to hallucinate Hades conditions. ओके, अगर नर्क में तुम्हारा विश्वास है तो नर्क जैसी परिस्थितियां बनेगी। ठीक है। अ बिलीफ बनेगी इन द सेंस, नर्क जैसी परिस्थितियां मृत्यु के बाद तुम्हें दिखाई देगी।
A belief is a stereotyped in a stereotyped heaven can result in a hallucination of heavenly conditions. और अगर स्वर्ग में आप मानते हो तो आप खुद को इंद्रलोक में स्वर्ग लोक में देखोगे, और वहां की जो परिस्थिति जो तुम्हारी मान्यता अनुसार वो परिस्थिति तुम्हें दिखाई देगी. You always form your own reality according to your ideas and expectation. आपकी संकल्पना, आपके ख्याल, आपके विचार, आपकी मान्यताएं और आपकी अपेक्षा अनुसार हर परिस्थिति जिंदा होते जीवित हो तब तुम बनाते हो, तो मृत्यु के वक्त की भी परिस्थिति तुम ही बनाते हो. वो भी तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार होता है. तुम्हारी आइडियाज, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन, जो भी तुम्हारी मान्यता है उसके अनुसार तुम्हारा मृत्यु का क्षण या मृत्यु का अनुभव जिसको हम कहेंगे ये होता है. दिस इज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इन वॉट एवर रियालिटी इट फाइंड्स इटसेल्फ. चाहे इस लोक का हो, इस दुनिया का हो, चाहे किसी और लोक में आप हो, किसी और डायमेंशन का में आप हो, ऐसा ही होता है. किसी भी डायमेंशन में आप हो, आपके विचार अनुसार, आपकी मान्यताएं अनुसार, आपकी अपेक्षा अनुसार आपकी परिस्थिति होती है. यू क्रिएट योर ओन रियलिटी. जैसे उस दिन स्मिता जी ने याद दिला दिया, नॉट सम ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल द टाइम इन लाइफ, इन द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड इवन आफ्टर डेथ. ऑलराइट, ये एक, दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. हाँ, तो ये इस बात को नहीं भूलना है. You always form your own reality according to your own ideas and expectations. This is the nature of consciousness in whatever reality it finds itself. Such hallucinations, I assure you, are temporary. अब आप नरक में मानते हो, मृत्यु के समय आपको नरक दिख गया. आप स्वर्ग में मानते हो, मृत्यु के समय आपको स्वर्ग दिख गया. नरक में अगर उबला हुआ तेल वगैरह वगैरह, या वहां पे जो भी तुम्हारा चित्र हो तुम्हारे दिमाग में, या स्वर्ग के बारे में अप्सर आए और सब इंद्रलोक की भव्यताएं और धन दौलत, ये वो, सोना चांदी खाना, जो भी कुछ तुम्हारी मान्यता हो वैसे का वैसा आपको दिखेगा. लेकिन ये टेम्पररी है 100%. ओके, ये कुछ समय के लिए होता है. हाँ, कितने समय के लिए आगे वो समझाएंगे. कॉन्शियसनेस मस्ट यूज इट्स एबिलिटीज. देखो, एक बॉटम लाइन है, हमारी चेतना, हमारी चैतन्य, हमारा कॉन्शियसनेस क्रिएटिव है. उसकी क्षमताएं है, उसकी एबिलिटीज है, और वो एबिलिटीज उसको यूज करना ही है. The boredom and stagnation of a stereotyped heaven will not for long content the striving consciousness. स्वर्ग में कुछ समय के बाद, कुछ समय तो बहुत मजा आएगा, उसके बाद तुम बोर हो जाओगे. तुम्हारी चेतना को, तुम्हारे चैतन्य की क्रिएटिविटी को स्वर्ग भी पकड़े नहीं रख सकता, स्वर्ग भी बांध कर नहीं रख सकता. Alright, there are teachers to explain the condition. इसके अलावा there are teachers to explain the conditions and the circumstances. हमेशा हमेशा हमारे गाइड्स होते हैं, हमारे मास्टर्स होते हैं, जो हमें परिस्थिति को समझाते हैं. और जो भी वो सब समझाने का काम करते हैं कि देखो, तुम्हारी स्वर्ग की मान्यता के वजह से तुम अभी स्वर्ग में हो, लेकिन स्वर्ग लोक परमानेंट नहीं है. अगर स्वर्ग लोक परमानेंट होता तो इंद्र इतना डरते नहीं ना. इंद्र की कितनी कहानियां हैं जब उन्हें डर लगता है कि मेरा स्वर्ग लोक खत्म हो जाएगा, मेरी गद्दी चली जाएगी और फिर मेरा राज्य नहीं रहेगा. राइट, कोई लोग परमानेंट नहीं होता. किसी भी प्रकार का होने दो. ये समझाने के लिए मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं. यू आर नॉट लेफ्ट अलोन देयरफॉर लॉस्ट इन मेज ऑफ हेलुसिनेशन. तो ऐसा कभी नहीं होता कि भ्रम में तुम खो गए हो हमेशा के लिए.
अब कभी नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना स्पेस में चले गए, अब कहाँ ढूंढे और कैसे मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता. यू मे और मे नॉट रियलाइज इमीडिएटली दैट यू आर डेड इन फिजिकल टर्म्स. आपको शायद ध्यान में आए कि आप मर गए हो, और शायद ना भी आए कि आप मर गए हो, यानी आपने शरीर छोड़ दिया है. ये तुरंत ध्यान में आ भी सकता है, और कभी कभी किन लोगों को ध्यान में आता ही नहीं काफी समय तक कि भाई शरीर अब मेरा नहीं रहा. यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अनदर फॉर्म, an image that will appear physical to you in a large degree, as long as you do not try to manipulate within the physical system with it. अब शरीर छूटने के बाद, अब ये हमने अगेन ट्रांस सेशन में काफी देखा है, जब उनसे पूछा गया कि शरीर छोड़ने के बाद आत्म रूप तुम्हारा कैसा था, मैक्सिमम लोग ये जवाब देते हैं कि बस था, उसको कोई रूप नहीं था, जस्ट होने का एहसास था. लेकिन कोई कोई लोग, पता है आपको, वो पिक्चर में वो सफेद भूत आता है, मूवीज में दिखाते हैं, कोई कोई लोगों को वैसा ट्रांसपेरेंट खुद का शैडो दिखता है. हम्म? क्योंकि वो अभी शरीर का इमेज उनसे छूट नहीं रहा, तो वैसे वो दिखता है. और जब तक तुम शरीर में फिर से घुसने का प्रयत्न नहीं करते, वो शैडो जो है उसको फिर से शरीर के अंदर डालने का प्रयत्न नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, उस रूप में भी आप रह सकते हो. देन द डिफरेंसेस बिटवीन इट एंड द फिजिकल बॉडी विल बिकम ऑब्वियस. अगर शरीर में जाने की कोशिश की तो वो शरीर के आर पार चले जाएंगे, और वो शरीर में जा नहीं पाएंगे, और तब उनको पता चलेगा कि अरे अब मैं शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता. If you firmly believe that your consciousness is a product of your physical body, then you may attempt to cling to it. अगर मेरा शरीर है तो मैं हूं, बिना शरीर के मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसी तुम्हारी अगर मान्यता है, तो तुम शरीर को पकड़ के रखने की कोशिश करोगे. There is an order of personalities, an honorary guard, so to speak, who are ever ready to lend assistance and aid. However, जब भी हमारी मृत्यु होती है, तो अब आगे कौन कौन दिख सकता है, कौन कौन वहां पे आ सकता है, वगैरह वगैरह, वो बात आगे होगी होगी. लेकिन तुरंत ही मृत्यु के बाद, जिसको हम ऑनररी गार्ड, रक्षक कहेंगे, एक म्हणजे नेमलेला एक रक्षक असतो. हम्म? जिसको वहां पे वो हमेशा होता है, आत्मा को अपने शरीर से छूटने के लिए मदद, अगर मदद की जरूरत है तो मदद करने के लिए हमेशा एक रक्षक वहां पे होता है. नाउ दिस ऑनररी गार्ड इज मेड अप ऑफ पीपल इन योर टर्म्स, बोथ लिविंग एंड डेड. तो ये जो आपको संभालने को, आपका रक्षक जो आया है, आपका गाइड जो आया है, या कोई जीवित व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई मृत व्यक्ति भी हो सकता है. हम्म? जीवित व्यक्ति में शायद तुम्हारी बच्चे हैं, या तुम्हारा पति या पत्नी है, और वही तुम्हें वहां पे दिखाई देंगे कि वो तुम्हें ट्रांजिशन में मदद कर रहे हैं. या तो तुम्हारा कोई गुरु है, कोई संत है, कोई कोई महात्मा है जिसमें आपका भरोसा है, या आपकी शायद कोई दादी है, या कोई, मतलब या कोई भगवान है. तो इनमें से कोई, यानी मृत व्यक्तियों में से ही Parent, कोई, parent also. पेरेंट ऑल्सो, इवन या डेड पेरेंट ऑल्सो. हाँ, तो ये लोग में से भी कोई, Alive or dead, alive or dead. लाइफ और डेड. हाँ, तो जीवन, जीवित या मृत, कोई भी आपका रक्षक बनकर वहां पे हमेशा हमेशा होता है. हाँ, ये एक वो पक्का बोल रहे हैं. Those who are living in your system of reality perform these activities in an out of body experience while the physical body sleeps. अब आप बोलोगे कि यार पर मेरा तो पति जिंदा है, और मेरे मरने के बाद ये मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, ये मेरा रक्षक कैसे बना, वो तो अभी जिंदा है. तो जब वो सोता है,
तब उसकी चेतना तुम्हें आधार देने आती है। उसका शरीर जब सोता है तब उसकी चेतना तुम्हें आधार देने वहां पर आ जाती है। They are familiar with the projection of consciousness, with the sensations involved, and they help orient those who will not be returning to the physical body. तो क्या होता है ना, शरीर में ही सारी हमारी पहचान है। शरीर छूटने के बाद मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, ये क्या है, ये कौन सी जगह है, ये इस तरह का डिसोरिएंटेशन हो सकता है। तो उसके लिए मदद करने के लिए हमेशा एक गाइड एक वहां पर होता ही है। जिनको इन बातों का ज्ञान है, जो जानते हैं कि चेतना को या चित शक्ति को प्रोजेक्ट किया जा सकता है और सेंसेशंस क्या क्या हो सकते हैं उसमें, वो जानने वाले लोग ज्यादातर वहां पर होते हैं। दीज पीपल पर्टिकुलर, कोई कोई ट्रांस सेशन में ये भी देखा है मैंने कि उसका उसकी आत्मा, मतलब वो जब शरीर छूट गया तो उसको रिसीव करने पूरा गांव आया था। हम्म? ये ऐसे केसेस में भी होता है जहां पे पहले के जमाने में, पुराने काल में, पूरे के पूरे गांव नष्ट कर देते थे, या दुश्मन आके उन्हें जला देते थे। तो उनको पूरा गांव भी दिखता है कि वो सारे लोग उन्हें लेने को आए हैं। ऐसा भी मतलब मैंने ट्रांसलेशन में लोगों ने अनुभव बताए हैं। नाउ दीज पीपल, where was I? Such persons may or may not have the, yeah. So he's saying these people are particularly helpful because they are still involved with the physical reality and have a more immediate understanding of the feelings and emotions involved at your end. तो कई बार हमने ये कहानियां सुनी है कि मुझे, जो घर में कोई गुजर गया है और उनको सपना आता है कि वो जाकर अपने माँ से या पिता से या जो भी मर गया है उसको जाके सपने में मिले और उनको समझाया कि भाई आप फिक्र मत करो, हम सब ठीक रहेंगे, आप अपनी यात्रा पे आगे निकलो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। ऐसे सपने में उन्होंने अपने जो प्रियजन है उनसे, जो मर गए हैं, उनसे बातें की है। तो उनको वो बाद में, वो क्यों ये वो कर सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, उसमें वो अभी उसके बारे में सजग है। तो जिसने शरीर छोड़ दिया है, जिन्होंने अभी तक वो उस भावना और उस संवेदना में फिर भी वो है, तो ये उन्हें समझा सकते हैं कि इन भावनाओं को, इन संवेदनाओं को आप छोड़ दो, आप मुक्त हो जाओ, आपकी आत्मा को गति मिले। है ना, हम वैसा ही कहते हैं ना, आत्मा को गति मिले। यानी अब यहाँ पे किसी भी संवेदना में, किसी भी भावना में आप अटकना नहीं। तो ये वो अच्छी तरह से उनको बता सकते हैं, क्योंकि खुद शरीर में है लेकिन सो गए हैं, नींद में जाके उनकी मदद कर देते हैं। ओके, सच पर्सन्स मे और मे नॉट हैव द मेमोरी ऑफ देयर नाइटली एक्टिविटीज। अब सुबह उठने के बाद शायद उनको याद रहे, शायद ना भी याद रहे, पर ये बहुत ज्यादातर ऐसा हम करते हैं। Experiences with projection of consciousness and knowledge of the mobility of consciousness are therefore very helpful as preparation for death. तो ये जो अनुभव होता है, जो हम धारणा में अनुभव लेते हैं, ध्यान में अनुभव लेते हैं, ध्यान के लिए बैठे, स्थिर सुखम आसनम हुआ, हम मन का एकाग्र हुआ और अचानक से अनंत समापत्तिभ्याम हो गया। अगर ये हमने अनुभव लिए हैं हमारे जीवन काल में, तो हमारे लिए मृत्यु की प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने शरीर में न होने का, काल स्थल में न होने का, यानी मेडिटेटिव स्टेट में होने का ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस, हमारा जाना पहचाना है। फिर तकलीफ कम होगी। और एक कारण, मेडिटेशन करो।
All right. One more reason that we should all meditate, so that we can experience the total absence of consciousness. We can experience the shunya, the empty state. All right. So this is one more thing he's saying. Um, you can experience the after death environment beforehand, so to speak, and learn the conditions that will be encountered. मेरे ख्याल से कल ही जानवी अपना शेयर कर रही थी कि शायद आफ्टर क्लास या जस्ट बिफोर वी फिनिश दिस लेक्चर, कि जब उनकी माता चली गई तो वो बोल रही थी इतना, जानवी, राइट, कि इतना उजाला क्यों है। हाँ, तो जब उनकी माताजी के अंतिम क्षण थे, वो कह रही थी इतने सारे लाइट क्यों लगाए हैं, इतना उजाला क्यों कर दिया है। हाँ, तो एक्चुअली उधर एक ही लाइट होगी या जो भी है, क्यों इतना उजाला करेंगे ना, कोई मर रहा है तो हम डिम लाइट्स रखते हैं। तो ऑलरेडी मृत्यु के बाद जो अनुभव होने वाला है, उसका अनुभव उन्होंने मृत्यु से कुछ पल पहले ही ले लिया। ये एक तरह की प्रेपरेशन होती है कि शरीर छूट जाने के बाद क्या जो होने वाला है उनके साथ, हर एक का अलग अलग होता है, उनके साथ जो होने वाला है उसका प्रीव्यू उनको मिल जाता है, सो टू स्पीक। ऑलराइट, सो so learn the conditions that will be encountered. This is not incidentally necessarily any kind of sober endeavor, nor are the after death environments sober at all. All right, तो ये सबके इतने अच्छे नहीं होंगे अनुभव कि मृत्यु के बाद चैतन्य में प्रकाश और प्रकाश की तरफ वो जा रहे हैं। हाँ, कई लोगों के बहुत ही अच्छे नहीं ऐसे अनुभव भी होते हैं। राइट, टू द कॉन्ट्ररी दे आर जनरली फार मोर इंटेंस, और इतने सौम्य अनुभव भी नहीं होते। कई अनुभव तीव्र होते हैं, इंटेंसली फील होते हैं, एंड जॉयफुल देन द रियलिटी यू नाउ नो। और अगर आनंद में अनुभव है, तो वो जो अनुभव है आनंद का, उसका इस जीवन में जो भी हम आनंद का अनुभव हम जानते हैं, उससे वो कंपेयर नहीं होता। तो वो जो जॉयफुलनेस है, वो हम क्वचित ही, शायद ही हम हमारे जीवन काल में वो अनुभव, उस परमानंद का अनुभव हम लेते हैं। राइट, सो इट इज डिफरेंट। You will simply be learning to operate in a new environment in which different laws apply. तो एक्चुअली अब वो बता रहे हैं कि मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। मृत्यु के पहले तुम प्रकृति में हो, समझो अगर भूलोक पे हो तो यहाँ के नियम अनुसार तुम्हारी जिंदगी होती है। किसी और डायमेंशन में हो तो वहां के नियम अनुसार तुम्हारा अस्तित्व होता है। मृत्यु के बाद एक नई प्रकृति या नए वातावरण में हम जानते जाते हैं, और वहां के नियम अलग है। तो जिस नियमों की हमें यहाँ पे आदत है, वहां पे बिल्कुल अलग नियम है। तो उस अलग नियमों की जान पहचान हमें करनी होगी। एंड द लॉज आर फार लेस लिमिटिंग देन द फिजिकल वंस इन विच यू नाउ ऑपरेट। अच्छा, हमारे नियम बहुत ही रिजिड है, ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही आओगे। मृत्यु के बाद ऊपर से कहीं गिरोगे नहीं। आप शायद उड़ोगे, आप फ्लोट होगे या फ्लाई होंगे, लेकिन ग्रेविटी नहीं है वहां पे। तो वहां के जो नियम है, ये ज्यादा लवचिक है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इन अदर वर्ड्स, यू मस्ट लर्न टू अंडरस्टैंड एंड यूज न्यू फ्रीडम्स। हम यहाँ पे खुद को मुक्त मानते हैं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, जो चाहे मैं कुछ भी खा सकती हूँ, सो सकती हूँ, जो भी चाहे। तो मैं यहाँ पे फ्री हूँ। लेकिन वहां का फ्रीडम, मृत्यु के बाद का जो फ्रीडम है, ये बिल्कुल एक नया ही प्रकार की मुक्ति होती है। वो वहां के उधर के नियम भी अलग है, और ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति बहुत ही अलग प्रकार की होती है। उसको समझना होगा। Even these experiences will vary, however, and even this state
इज अ स्टेट ऑफ बिकमिंग। लेकिन मृत्यु के बाद के अनुभव भी सबके अलग अलग होंगे। और जैसे इस जीवन में वी आर, व्हेन वी आर अलाइव, वी आर इन अ स्टेट ऑफ बिकमिंग, राइट। हम कभी स्थिर नहीं होते, हर पल बदलाव होते रहता है, तो हम उभरते रहते हैं, बिकमिंग में होते हैं। मृत्यु के बाद का जो समय होता है, तुरंत मृत्यु के बाद का, वो भी बदलता समय होता है। तो कुछ समय के लिए तुम इस नए नियमों को, इस नई मुक्ति का अनुभव लोगे। For many will continue into other physical lives. Even these experiences will vary, however, and even this state is a state of becoming. For many will continue into other physical lives. क्योंकि क्यों है ये टेम्पररी? मृत्यु के बाद का भी जो अनुभव है वो भी टेम्पररी या बदलता अनुभव क्यों है? क्योंकि ज्यादातर कॉन्शियसनेस जो है वो नए शरीर में प्रवेश करेंगे, तो वो टेम्पररी फेज ही होता है, वो नए शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी कुछ समय के लिए वहां पर है। सम विल एग्जिस्ट एंड डेवलप their abilities in different systems of reality altogether, and so for a time will remain in this intermediary state। और जिनका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है और जो दूसरे लोक में जाने वाले हैं, दूसरे डायमेंशंस में प्रवेश करने वाले हैं, उनके लिए भी ये एक ब्रेक होता है। ये वो बीच वाली जगह होती है जब जो जी चुके हैं उसका, उसकी समाप्ति और नए डायमेंशंस में जाएंगे या नई रियलिटीज में जाएंगे, उसके बीच का ये समय होता है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर लेजी आई कैन ऑफर नो होप। ओके, और जो तुम्हारे में से जो आलसी है, जो अभ्यास, हाँ, अभ्यास वैराग्य ये सब करना नहीं चाहता, चित्त प्रसादन नहीं करना चाहता, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। डेथ विल नॉट ब्रिंग यू एन इटर्नल रेस्टिंग प्लेस। मृत्यु के बाद, बस मृत्यु एक बार मैं मर जाऊं, अनंत काल तक मैं आराम करूंगी, नहीं भाई, नहीं होने वाला है। ओके, वहां पे भी तुम्हारा आलस नहीं चलने वाला है। यू मे रेस्ट इफ दिस इज योर विश फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए अगर चाहो तो आराम कर सकते हो। नॉट ओनली मस्ट यू यूज योर एबिलिटीज आफ्टर डेथ, however, but you must face up to yourself for those that you did not use during your previous existence। बहुत अच्छी बात कह दी है यहाँ पे शेठ ने। वो कह रहे हैं तुम्हारी अंदर की क्षमताएं जो है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस की एबिलिटीज जो है, उसका उपयोग मृत्यु के बाद भी तुम्हें करना ही होगा। कॉन्शियसनेस क्रिएट्स, सो वो क्रिएटिविटी तुम्हें करनी होगी। उतना ही नहीं, जब जिंदा थे, जब शरीर में थे, तभी इन क्रिएटिव एबिलिटीज का उपयोग क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि तुम्हारे पास क्षमता थी, तो इस क्षमता का उपयोग क्यों नहीं किया? हाँ, मेरी भाषा में मैं बोलूं, मेडिटेट कर सकते थे पर क्यों नहीं किया? हाँ, तो वो वाला सवाल यहाँ पे आएगा। Those of you who have faith in life after death will find it much easier to accustom yourself to the new conditions। और जिनकी मान्यता है कि मृत्यु के बाद हम नया शरीर धारण करेंगे, मृत्यु के बाद जिंदगी कंटिन्यू रहेगी, वो बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। ये जो नई परिस्थिति को वो कंफर्टेबल रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। Those of you who do not have such faith may gain it in a different way by following through in the exercises I will give you later in this book। अच्छा, यहाँ पे शेत कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं मानते, क्योंकि देखो हमारे धर्म में हमारे लिए सहज है अनेक जीवन, री इनकारनेशन, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, इसमें हम मानते हैं। लेकिन कई सभ्यताएं, कई संस्कृति इस दुनिया में ऐसी है कि जो बिल्कुल पुनर्जन्म को नहीं मानती, जो भी है इस जन्म का, ऐसा वो मानती है। तो उनके उनके लिए वो कह रहे हैं
कि किताब के एंड पे मैंने आपके लिए कुछ प्रक्रिया दी है, उन प्रक्रियाओं को आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. ओके, फॉर दिस विल एनेबल यू टू एक्सटेंड योर परसेप्शंस टू these अदर layers ऑफ रियलिटी इफ यू आर persistent, expectant एंड डिटरमाइंड. अगर आपने तय कर ही लिया है, अगर आपकी अपेक्षा है, और अगर आप परसिस्टेंटली यानी बार बार अगर मैंने दिए हुए प्रक्रिया अगर आप करते रहोगे, तो फिर आपका जो ट्रांजिशन है, जीवन के बाद मृत्यु में जाना, मृत्यु के बाद पुनर्जीवन में जाना, किसी और डायमेंशन में या इसी डायमेंशन में, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा. नाउ कॉन्शियसनेस as you know it is used to these brief gaps of physical non-existence mentioned earlier. एक्चुअली देखा जाए वो अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जगह हमारी जानी पहचानी नहीं है. कौन सी जगह? मृत्यु के बाद हम जहां होंगे ना, वो वाली जगह. हमारा कॉन्शियसनेस, हमें पता है कि वो बीच बीच में गायब हो जाता है, वो बीच बीच में नहीं रहता. माझं चित्त थाऱ्यावर नव्हतं, कुठे होतं? आलं लक्षात? राइट. चित नहीं था मेरा, मेरी जगह पे. तो कहाँ था? वो कहीं और था. तो ऑलरेडी हमें पता है कि कभी कभी हमारा चित होता है और कभी कभी नहीं होता. सो एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ consciousness. Longer gaps disorient it to varying degrees, but these are not unusual. तो लंबे समय तक भी कभी कभी चित गायब होता है. जैसे समाधि में आपने देखा है ना, हमारे ऋषि तो होते थे, पर अभी भी साधु संत है जो घंटों तक गायब होते हैं. तो जब वो समाधि अवस्था में है, तभी वो मरे नहीं है, अभी शरीर में है. बॉडी कॉन्शियसनेस अभी तक है, प्राण अभी तक है वहां पर उनका चित्त चला गया है, उनका कॉन्शियसनेस चला गया है. अम, लेकिन लॉन्गर गैप्स डिसोरिएंटेड टू वेरिंग डिग्रीज, बट दीज आर नॉट अनयूजुअल. तो बहुत लंबे समय तक जब चला जाता है ना, तो वापस आने के टाइम उसको फिर से एडजस्ट होने में समय लगता है. When the physical body sleeps, consciousness often leaves the physical system for fairly longer periods in your terms. But because the consciousness is not in the normally physically awake state, it is not aware of these gaps and is relatively not concerned. Okay? अब नींद में घंटों तक भी कभी कभी हमारी चेतना गायब हो जाती है, शरीर से दूर चली जाती है. लेकिन क्योंकि हम जागृत अवस्था में नहीं है, हमें वो पता नहीं चलता. हम्म? लेकिन ऑलरेडी चेतना को आदत है यहाँ से वहां चले जाना, या शरीर के अंदर शरीर के बाहर आना जाना, ये उसको आदत है. फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी, पर आज मुझे यहाँ पे रुकना होगा. एक पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ. बस ये मृत्यु को लेके अब आगे और भी अद्भुत बातें वो करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एनलाइटनिंग, ऐसी ये बातें हैं. तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे. ओके. थोड़ा सा एक दो मुद्दा यहाँ का रिवाइज करेंगे और फिर आगे का पढ़ेंगे. आज यहाँ पे रुकते हैं. ऑलराइट. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड आई विल सी यू in the next class. Thank you. Thank you, Aarti. Bye bye. Thank you.